नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बीकॉम में पूरे भारत में नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म एम बस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्रहित में शिक्षा और मैं शिवम दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का जो मेजर माइनस सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। भाई साहब, मात्र एक ही क्लास में संपूर्ण यूनिट 3 को हम कंप्लीट कर देंगे। कोई पार्ट 2 पार्ट 3 की बात हम कभी नहीं करते हैं और आज की ये क्लास केवल एक ही वीडियो में संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। बताना चाहेंगे इस क्लास को देखने के बाद आपको ना तो कोई मॉडल सीरीज से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ना कोई दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा यूनिट 3 के लिए। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे दमदार सरदार कंटेंट देने का भैया छाती ठोक के दावा रहता है। क्वालिटी आप मैच कर लेना पूरे यूट्यूब पे, मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूं। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी बताना चाहेंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए इस वीडियो को प्रॉपर हमने डिजाइन किया है। एक और बात बताना चाहेंगे, देखिएगा, जिस विश्वास के साथ अपनी आप ये क्लास देखेंगे भैया, हम दावा कर रहे हैं कि आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट कर चलेंगे। सबसे पहले यूनिट 3 का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद आसान भाषा वाली डेफिनेशन और बेहतरीन एग्जांपल के साथ एक एक बात आपके माइंड में घुसा के मानेंगे। समझिए, पहला टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे बिजनेस लैंग्वेज, यानी कि व्यवसायिक भाषा। व्यापार की भाषा क्या होती है, इस चीज को हम समझेंगे। बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेजेस, यानी कि जो व्यवसायिक भाषा है उसका क्या महत्व है, इसको भी हम जान लेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे वोकैबुलरी क्या होती है, शब्दावली की हम यहाँ पे बात कर लेंगे। नेक्स्ट इस वीडियो में जानेंगे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, यानी कि अक्सर जो भ्रमित कर देने वाले शब्द होते हैं जिनको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोलते हैं, उनका हो सकता है कि भैया अर्थ जो है वो अलग अलग हो। जैसे मैं बात करूंगा सूट की, है ना, तो अब दोनों ही जो सूट है, एक तो सूट हो गया सर पहनने वाला और एक सूट हो गया सर सूट वाला सूट, है ना, तो दोनों के ही क्या है, आपने कहा भैया ये दोनों के ही मेरे भाई अर्थ अलग अलग हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट मैंने बोला, एक का अर्थ होता है सर स्वीकार करना और दूसरे का अर्थ होता है सर छोड़कर जाना। तो इसी तरीके से हम चीजों को समझ लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक बात आपके माइंड में फिट करेंगे। देखिए, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड, ऐसे भी कई शब्द होते हैं जो अक्सर लिखते समय गलती हो जाती है, स्पेलिंग में उनकी गलती हो जाती है, तो इनको भी हम जान लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं होगी कुछ, है ना, समझिएगा। नेक्स्ट ही बात करेंगे कॉमन एरर इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी की जो सामान्य त्रुटियां हैं किस किस प्रकार की बनती हैं, ग्रामेटिकल बनती हैं, है ना, सेंटेंस के आधार पर बन सकती हैं या बर्तनी, मतलब जितनी भी त्रुटियां बनती हैं हम सबको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे सर ओरल प्रेजेंटेशन। देखिए, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, हम ऐसे ही नहीं बता रहे, है ना, सारे पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करते हैं, अपना पूरा अनुभव अपने वीडियो में डालते हैं, है ना, हम देखते भी हैं कि भैया एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जो चीजें हैं वो किस तरह कॉपी पेस्ट हो रही हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने इस भाई पर विश्वास रखिए और इस विश्वास के साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, इनको भी हम जरा समझ लेंगे। नेक्स्ट है आपका इंपोर्टेंस, यानी कि महत्व की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, सर विशेषताएं क्या क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, सर प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे, जो प्रेजेंटेशन प्लान है उसको कैसे बनाया जाता है, मतलब अपनी बात जो है हमें कैसे बतानी है ना, कितने समय में बतानी है और क्या बात बतानी है, इन सबको पहले से इनकी जो रूपरेखा तैयार की जाती है, पहले इनका जो प्लान बनाया जाता है वो सर प्रेजेंटेशन प्लान को, प्रस्तुति योजना को हम सब अच्छे से समझ लेंगे, परेशान मत होना। नेक्स्ट बात करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी कि जो स्लाइड के साथ जो चीजें प्रेजेंट की जाती हैं, ग्राफ के साथ की जाती हैं, है ना, कोई जो चित्र है वो दिखाकर की जाती है, तो उन सब में विजुअल एड्स को भी हम समझेंगे कि दृश्य सहायक जो सामग्री है वो किस तरह से हमें उचित निर्णय लेने में जो है मदद करती है, वो सब चीजों को हम जानेंगे बहुत अच्छे अंदाज में। ठीक, नेक्स्ट की बात करेंगे सर राइटिंग स्किल। अच्छा, राइटिंग स्किल यानी कि जो लेखन आपका कौशल है वो क्या है, उसको भी हम समझ लेंगे। माफी चाहेंगे, गला थोड़ा खराब है ना, आप सब मैनेज करेंगे। देखिएगा, प्लानिंग बिजनेस मैसेज की बात करेंगे कि भैया जो व्यवसायिक संदेशों की योजना है वो किस तरह से बनाई जाती है, वो सब चीजें समझ लेंगे। चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट इसको हम जान लेते हैं और बाद में हम चीजों को जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, रीराइटिंग और एडिटिंग के बारे में ही हम समझेंगे कि पुनर्लेखन क्या है, संपादन क्या है। फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है कि भाई साहब जब मैनेजर है वो अगर अपने एम्प्लॉयज को कोई मैसेज भेजता है तो किस तरह से मेरे भाई उस मैसेज को पहले अच्छे से देखिए, कोई मैसेज भेजा उसने और मतलब भेजने से पहले क्या करता है, अपने ड्राफ्ट में सेव कर लेता है और ड्राफ्ट में सेव करने के बाद उसकी स्पेलिंग, ग्रामेटिकल, है ना, सेंटेंस कोई कहीं एरर तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ चीज गलत तो नहीं लग गई, तो उसको सबसे पहले पढ़ता है ना, तो वो जो सबसे पहले अपने ड्राफ्ट में सेव करता है, सुरक्षित करता है खुद के लिए ही, तो उसको कहते हैं सर प्रथम प्रारूप। समझ गए? फाइनल प्रारूप, फाइनल ड्राफ्ट जब वो देता है, जब वो सारी चीजों को चेक कर लेता है बाद में। उम्मीद करेंगे कि आप सब समझ गए होंगे, परेशान मत होना।
देखिए रिकंस्ट्रक्टिंग द फाइनल ड्राफ्ट क्या होता है, यानी कि अंतिम प्रारूप का पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे अंदाज में हम समझ लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट आपका इसमें रहेगा, एक दो चीजें और हैं, इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी, परेशान मत होना, पहले टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। देखिए सर ऑफिस करस्पॉन्डेंस क्या होता है, यानी कि कार्यालयीय पत्राचार की बात करेंगे। नेक्स्ट रहेगा ऑफिशियल लेटर की बात करेंगे, ऑफिशियल लेटर कौन कौन होते हैं, यानी कि जो आधिकारिक पत्र हैं। नेक्स्ट है आपका सेमी ऑफिशियल लेटर कौन कौन से होते हैं, है ना, अर्ध आधिकारिक पत्र क्या क्या है ना, उनको भी जानेंगे। साथ ही में मेमोरेंडम क्या है, ज्ञापन क्या है, इन सब चीजों को हम समझ लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। भगवान शिव का नाम लेकर के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय आप जरूर लिख देंगे। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी सर बिजनेस लैंग्वेज, यानी कि व्यावसायिक भाषा। अब समझिएगा, देखिए अगर आपने मेरी 1 से 2 लाइनें फोकस के साथ सुन ली तो आपकी पूरी यूनिट यहीं सर कंप्लीट हो जाएगी। सुनेगा, देखिए व्यावसायिक लैंग्वेज की बात करें, बिजनेस की भाषा की बात करें सर, तो देखिए जो भाषा बिजनेस में हम यूज करते हैं उसको कहते हैं सर व्यावसायिक भाषा या फिर बिजनेस लैंग्वेज। अब आप कहेंगे बिजनेस में कौन सी करते हैं, देखिए सर आम बोलचाल की जो भाषा होती है, इस बोलचाल की भाषा में हम कैसे भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब हम सामान्य शब्द भी प्रयोग करेंगे और प्रोफेशनल शब्द भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सर बिजनेस लैंग्वेज में आपको प्रोफेशनल शब्द ही आपको प्रयुक्त जो है वो करने होंगे, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात की अगर हम सर बात कर लें तो इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना, स्पष्ट आपको बात कहनी पड़ेगी। तीसरी बात करेंगे कि जो व्यवसायिक भाषा होती है उससे गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। आप सटीकता से संदेश जो है, मैनेजर जैसे है तो वो भैया अपने एम्प्लॉय तक पहुंचा देगा, है ना, या किसी नोटिस बोर्ड पर जो चीजें हैं वो लिख देगा। कहने का मतलब अपने विचार या अपना संदेश या अपनी जानकारी किसी भैया स्टाफ तक अगर हमें पहुंचानी है, एम्प्लॉय तक पहुंचानी है, वर्कर्स तक पहुंचानी है, या पूरी जो है वो आपकी इंडस्ट्री में या फिर मैं कहूंगा किसी इंस्टीट्यूट में सर्कुलेट करनी है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है या अपने दिशा निर्देश देने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं सर व्यावसायिक भाषा या फिर बिजनेस लैंग्वेज। उम्मीद करेंगे कि आपने ये बातें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बात और आपसे हम कहना चाहेंगे कि देखिए आप जिस भी अध्यापक से आप क्यों ना पढ़िए, है ना, थोड़ा ये भी जांच लिया कीजिए कि सामने वाले बंदे के पास ना अपना खुद का नॉलेज है या नहीं है, या फिर सब सिर्फ पैन फेरने का काम किया जा रहा है। समझिएगा, देखिए ऐसा नहीं कि अगर कोई टीचर यहाँ इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो उसके पास बहुत नॉलेज है, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास, है ना, मुझे डब्बा समझ लो, भाई ऐसा नहीं है ना। हिंदी में पढ़ाए या इंग्लिश में पढ़ाए, इंग्लिश क्या है भाई साहब, ये नहीं कहेंगे कि इंग्लिश किसी व्यक्ति को अगर इंग्लिश भाषा आती है, अंग्रेजी भाषा आती है तो बहुत, है ना, ज्ञान का परफेक्ट व्यक्ति है, ऐसा नहीं है भाई, है ना। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है वैसे इंग्लिश भी भाषा है, तो समझिएगा इस बात को। ठीक है, चलेंगे, देखिए बिजनेस लैंग्वेज की हम सर बात करेंगे तो बिजनेस लैंग्वेज क्या होती है सर, यहां पे हम समझेंगे कि वह भाषा, ध्यान से सुनिएगा बात को बिल्कुल अच्छे से, वह भाषा जिसका प्रयोग मेरे भाई बिजनेस यानी कि व्यवसाय में, भाई साहब किस किस चीज के लिए, आपने कहा सर जानकारी के लिए, पहली बात। अच्छा, विचारों के लिए, दूसरी बात, तीसरी की यहां पे देखेंगे कि सर निर्देश देने के लिए, और नेक्स्ट रहेगा सर इसमें संदेश के लिए, है ना। स्पष्ट रूप से ये सब चीजों के लिए भैया जिस भाषा का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज। अब बताओ अभी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, माफी चाहेंगे गला थोड़ा खराब है ना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनको बात समझ नहीं आई होगी, नहीं आई ना, कोई बात नहीं, है ना, एग्जाम्पल है ना, एक एक बात फिट कर देगा माइंड में। देखिएगा, प्लीज सबमिट द सेल्स रिपोर्ट बाई 5 PM। कहने का मतलब है सर कि कृपया बिक्री रिपोर्ट जो है शाम 5 बजे तक मेरे भाई जमा करें या जमा हो जानी चाहिए। अब सुनिएगा बात, देखिए इस संदेश में ये जो मैसेज आप यहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस मैसेज का सिंपल सा मतलब है कि भाई साहब कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि भैया हमें सेल रिपोर्ट दे दो, है ना, सेल्स रिपोर्ट दे दो, बिक्री रिपोर्ट चाहिए, हर हाल में 5 बजे तक चाहिए। अब देखिए ये शाम 5 बजे तक जो चीजें मांगी जा रही हैं, इसमें एक चीज तो आपको पता चल गई होगी कि सटीकता की बात है ना, कोई लांग लपेट वाली बात नहीं है, कोई घुमावदार बात नहीं है, ना कोई गलतफहमी वाली बात है, सीधी बात कही जा रही है कि हमें सेल रिपोर्ट चाहिए। तो मैं कहूंगा कि स्पष्ट भाषा होती है ना, दूसरे लोगों तक अपना संदेश सीधा पहुंचाया जाता है, जिस भाषा में पहुंचा जाए, जो जिसमें प्रोफेशनल चीजों का हम यूज करते हैं उनको कहते हैं सर, हम कहेंगे सर बिजनेस लैंग्वेज। समझ गए, करेंगे यह बिजनेस लैंग्वेज जो है भाई साहब, लैंग्वेज का उदाहरण था जो आपने अभी समझा कि हमें 5 बजे तक सेल रिपोर्ट चाहिए है ना। देखिए तो क्योंकि संदेश जो है वो स्पष्ट था, समझिएगा बात को, स्पष्ट था सर, सीधा था, और सर प्रोफेशनल जो है व्यावसायिक संदेश था। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, उसके बाद आगे बता रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं केवल बिजनेस कम्युनिकेशन ही पढ़ा रहे हैं हम आपको, बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ साथ बिजनेस स्टैटिक्स और न्यूमेरिकल की तो हमने एकदम रीड पकड़ ली है ना, नस पकड़ने वाली बात की है न्यूमेरिकल की। जो बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो न्यूमेरिकल से डरते थे बिजनेस स्टैटिक्स में, भाई साहब आपका डर खत्म करने के लिए हम 3 पार्ट बना चुके हैं, बहुत तगड़े तगड़े, है ना, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे।
अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। बाकी इस क्लास की नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, ठीक। और बिजनेस कम्युनिकेशन की भी हम जो है आपकी 2-3 यूनिट पढ़ा चुके हैं, आप तीसरी है, और एक क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट कराते हैं। तो बाद में अगर आप ये क्लास देख रहे होंगे तो हो सकता है सारी क्लास आ चुकी होंगी। तो मैं कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट किया कीजिए। चलेंगे, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस जो लैंग्वेज है, यानी कि व्यवसायिक जो भाषा है उसका क्या महत्व है, उसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए व्यवसाय की भाषा का सिंपल सा मतलब यही होता है कि सर हम जो बात अपने दूसरे व्यक्ति तक रख रहे हैं उसको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी कि भैया किसी व्यक्ति को इंग्लिश भाषा आती है, अंग्रेजी भाषा आती है, सुनना मुझे आती है सर हिंदी भाषा, है ना। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि भैया आपके पास नॉलेज कम है, जिसको अंग्रेजी आती है उसके पास ज्यादा है। अब समझना बात, ये बात नहीं है ना। बात है क्या, बात ये है सर कि भैया हिंदी वाले बंदे के पास भी नॉलेज हो सकता है, इंग्लिश वाले बंदे के पास भी नॉलेज होता है ना। लेकिन ये दोनों केवल भाषा के ही रूप है, समझ गए बात, भाषा ही है। अब यहां पे बात समझिएगा, देखिए हम इसमें इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो शब्द है हमारे, चाहे अंग्रेजी भाषा के हो, हिंदी के हो या अन्य किसी भाषा के हो, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरी जो बात है, मेरे जो विचार हैं आपको सटीकता से समझ में आनी चाहिए, है ना। आप समझते हैं अंग्रेजी, मैं बोलता हूं हिंदी, बात नहीं बनेगी, है ना, बात नहीं बनेगी। आप हिंदी समझे, अंग्रेजी समझे, मैं वही बात बोलूंगा, वही भाषा का अगर इस्तेमाल करूं जो भाषा आप समझते हैं। हिंदी समझते हैं तो मैं हिंदी में बात करूंगा, तभी आपका परफेक्ट कम्युनिकेशन जाएगा, जब आप उसको अच्छे से पकड़ लेंगे और उसका फीडबैक दे देंगे। समझ गए बात कि नहीं? अच्छा, ये बात अलग हो गई। अब यहां पे हम जो समझ रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम अपनी बात आप तक पहुंचाएं, है ना, किसी बिजनेस का जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, या जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो बात अपनी आप तक अगर पहुंचाए तो भाई साहब क्लैरिटी भाषा में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात करेंगे कि जो अपनी जो बात है वो सटीक होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा लंबा मैसेज लिख दिया, अरे नहीं, बिल्कुल सटीक बात, पॉइंट टू पॉइंट बात, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बात यहां पे होती है। अब महत्व क्या है इस चीज को जरा समझ लेते हैं। सर पहली बात करेंगे सर क्लैरिटी की, यानी कि स्पष्टता की। संदेश जो है आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, है ना। बिजनेस लैंग्वेज में क्लैरिटी इसीलिए होती है कि भैया जो संदेश है, मैसेज है, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचता है और आसानी से समझ में आता है। तीसरे की बात करेंगे सर एक्यूरेसी की, इसमें शुद्धता। भाई साहब अब अगर शुद्धता होगा तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, इसलिए गलतफहमी की जो गुंजाइश है वो बनेगी ही नहीं, है ना। गलतफहमी की गुंजाइश नहीं बनेगी। देखिए इस क्लास को मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि लाइव करें, तो पहली बार हम लाइव आए थे। अब हम जब लाइव आए तो बाद में फिर बफरिंग वगैरह होने लगी, तो फिर प्रॉब्लम हो गई, तो हमने कहा भाई हटाओ, उस क्लास को फिर हमने हटा दिया। और अब जो है हम इसको, है ना, हमने कहा बस अब अपलोड कर देंगे, तो फिर हम अपलोड कर रहे हैं। देखिएगा, तो अर्थ के अनर्थ की संभावना मैं कहूंगा कि कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका प्रोफेशनलिज्म, मतलब जो व्यावसायिकता है। भाई संस्था की अच्छी छवि तभी बनेगी ना जब आप अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ जो है बढ़िया अच्छे से ध्यान देंगे, समझेंगे, है ना। मैंने किसी से सुना था कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर मैं कहूँगा कि सर किसी कंपनी में, फैक्ट्री में क्या होता है कि बार बार बहुत सारी मीटिंग्स की जाती हो, है ना। जो वहाँ का डायरेक्टर हो वो जो ड्यूटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की वो बार बार चेंज करता हो, तो मैं कहूँगा कि वो बहुत जल्दी वो चीज़ें हैं, है ना, वो संस्था है बहुत जल्दी वो डूबने वाली है। तो डूबती हुई चीज़ों से या डूबती हुई नाव से मैं कहूँगा कि जितने जल्दी पैर अपने दूसरी तरफ खिसका लो तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है भैया कि आपको अगर अपनी संस्था की छवि अच्छी बनानी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स सबको अपने पता होने चाहिए। इस तरह से अगर मैनेजमेंट काम करेगा तो भैया दिन दोगुना रात चौगुना वो बिजनेस चलेगा, सिंपल। चलेंगे, देखिएगा टाइम सेविंग की यहां पे बात करेंगे कि समय की बचत। देखिए सर बात सीधी हो, कम शब्दों में होती है अगर, तो भाई साहब हम कहेंगे कि भैया टाइम बचाएगी। बेटर कम्युनिकेशन, बेहतर जो है वो संचार होता है। काम और जो निर्देश हैं आसानी के साथ समझ में आ जाते हैं कि भाई बात क्या है, आखिर में काम करना क्या है, समझ गए बात, बहुत बढ़िया। याद रखने वाली चीजों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, है ना। बहुत सारे भाई बहन हमसे कहते हैं सर ऐसे जो टीचर्स हैं वो हमारे कॉलेज में क्यों नहीं होते, है ना। होते हैं भैया, हम भी किसी कॉलेज में हैं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देखेंगे माफी चाहेंगे, गला खराब है ना, फीवर कोल्ड भी है, लेकिन चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपके लिए करूँ ताकि जो एग्ज़ाम है आपके एग्ज़ाम से पहले चीज़ें कवर हो जाएं, है ना। बहुत जल्द मैराथन लाएंगे हम, परेशान मत होना, है ना। 1-2 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैराथन जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। देखिएगा बिजनेस लैंग्वेज की हम पे बात कर लेंगे कि जो बिजनेस लैंग्वेज है, व्यवसायिक भाषा है, एक मतलब याद रखने वाली चीज़ में हम एक सटीकता से समझते हैं कि भैया आप जो बात है अपनी वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्यूरेसी की बात होगी, करेक्ट आप बात बोलेंगे, कोई घुमाव फिरावदार बात नहीं होगी,
है ना, स्पष्ट लिखेंगे। प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन है वो आपका होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अरे यार आ जाना 5 बजे तक, है ना, 5 बजे तक जो आपकी सेल रिपोर्ट है वो आ जानी चाहिए, तो ये बात नहीं हुई, है ना। आपको एक सटीकता के साथ जो आपकी मर्यादा है उसके साथ आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, समझ गए। चलेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे वोकैबुलरी। सर शब्दावली क्या होती है, शब्दावली को समझिएगा सर। देखिए शब्दावली की अगर हम बात कर ले तो इसमें 2 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन? पहला तो ध्यान रखेंगे कि आपको शब्दों का भली भांति सर ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्दों का सर ज्ञान होना चाहिए। दूसरे की बात करेंगे कि आपके पास शब्द भंडार होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? शब्द भंडार, यानी कि शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए। तो इन दोनों को मिला करके अगर हम शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो भैया बहुत मजा आ जाएगा, है ना। अब जो शब्द भंडार है, ऐसा नहीं कि भाई केवल शब्द ही आपको आते हैं, उनका प्रयोग ना जानते हो, तो शब्द भंडार के साथ साथ उन शब्दों का प्रयोग भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलेंगे, देखिए वोकैबुलरी यानी कि शब्दावली का अर्थ हम यहां पे समझ रहे हैं कि भाई किसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले जो वर्ड है ना, यानी कि जो शब्द हैं उनका ज्ञान और उनका सही प्रयोग, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्ञान भी होना चाहिए, सही प्रयोग भी होना चाहिए, है ना। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि शिक्षक को डीपली नॉलेज है कि नहीं। भाई मैं कोई ऊटपटांग बातें करता ही नहीं हूं ना, मैं ये कहता हूं कि भाई ये चीज़ है वो चीज़ है, यहाँ पे मैंने बना लिए जो 2-4 वर्ड लगा लिए, है ना, डिब्बा बनाया, बॉक्स बनाया, अरे कोई मतलब नहीं है। जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है सटीकता की बात करता हूं। एक क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट कराई जा सकती है भैया, है ना। व्यूज के चक्कर में, टीआरपी के चक्कर में, या फिर बात करेंगे रीच एंगेजमेंट के चक्कर में, भैया छात्रों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, है ना। ये सब नहीं किया जाना चाहिए। चलेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होता है भाई साहब, अच्छी जो वोकैबुलरी है, अच्छी वोकैबुलरी से बात, और मेरे भाई अगर बात करेंगे सर राइटिंग यानी कि लेखन जो है अधिक क्लियर होती है, स्पष्ट होती है ना, प्रोफेशनल भी लगती है। तो इसको व्यवसायिक अगर हम कहें, ओवरऑल अगर हम कहें सर, तो शब्दावली में सर ज्ञान की जरूरत होती है ना, शब्दों के ज्ञान की जरूरत होती है, और उन शब्दों का प्रयोग करना आपको आना चाहिए। इतनी सी बात के साथ आपकी शब्दावली खत्म, ठीक है। देखिए आप ये सोचें कि हमें बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देख लें ताकि लिखने लग जाए, ऐसा नहीं है। आपको हम परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, है ना। रट्टू तोता हमें बनाना नहीं है। मुझे लगता है कि भाई आप जब एग्जाम में बैठे ना तो आपको लगे कि हर क्वेश्चन आपका जाना पहचाना है, आपको सारी चीजें आ रही हैं एग्जाम में, इस तरह से चीजें होंगी। देखिए एग्जाम्पल के साथ चीजें कवर कीजिएगा, सुनिएगा। बाई का अर्थ होता है सर खरीदना। क्या होता है, क्या होता है अर्थ? आपने कहा सर खरीदना होता है। अब अगर भैया खरीदना की जगह हम परचेज लिख दें, क्या लिख दें? परचेज लिख दें। परचेज का अर्थ क्या होता है? आपने कहा सर होता है सर क्रय करना। अर्थ तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है कि क्रय करने का अर्थ भी सर खरीदना ही है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। माफी चाहेंगे, गला खराब होने की वजह से बार बार खांसी आ रही है ना। आप सब लोग मैनेज करेंगे, उम्मीद करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोफेशनल वर्ड्स का जो प्रयोग है मेरे भाई बिजनेस में किया जाता है, इस चीज को भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अच्छी वोकैबुलरी, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए अच्छी वोकैबुलरी के जो लाभ होते हैं उन लाभ को हम समझते हैं। तो पहला लाभ मेरे भाई यही होता है कि अगर आपके पास शब्द भंडार है ना, अब आपके पास शब्द भंडार है तो आप सही शब्द का चयन कर सकते हैं। अगर आपके पास शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, बहुत सारे शब्द ही आपको नहीं पता है, जैसे मैंने कहा प्राप्त करना, प्राप्त करने का अर्थ होता है सर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राप्त करने को, इंग्लिश में बोलते हैं सर अचीव, है ना। गेट माने पाना, रिसीव मतलब पाना, है ना, अचीव पाना, है ना, ऑब्टेन माने पाना। तो बहुत तमाम तरीके की जो चीजें होती हैं उनका अर्थ होता है। तो आपके पास शब्दों का अगर भंडार होगा तो फिर क्या है कि आप वोकैबुलरी के साथ, शब्दों के साथ खेलेंगे सर, है ना। कम्युनिकेशन जो है अधिक प्रभावी बनता है आपका, डेफिनेटली बनेगा, है कि नहीं। देखिएगा प्रोफेशनल जो इंप्रेशन है यानी कि व्यवसायिक जो प्रभाव है अच्छा पड़ता है ना, छवि आपकी बनती है और गलतफहमी जो है वो कम हो जाती है। सटीकता से आपके शब्द जो है दूसरे के कानों में पहुंचते हैं, है ना, या वो पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाती है कि भाई किस चीज़ के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। वोकैबुलरी की सिंपल बात करें तो वर्ड्स का ज्ञान आपको होना चाहिए, उनका सही प्रयोग आपको करना आना चाहिए। वीडियो को ईमानदारी के साथ भाई साहब लाइक अगर नहीं किया है तो फिर बेईमानी है। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और आप एक लाइक नहीं कर रहे, है ना। एक लाइक क्या करेगा, आपकी गुरु दक्षिणा का काम करेगी, है ना। तो भैया दे दो गुरु दक्षिणा एक लाइक के साथ। चलेंगे, देखिए वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो प्रायः हमें कंफ्यूज करते हैं, है ना। जब हम अपने शब्दों के साथ यानी कि जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, उनको हम बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं तब क्या होता है कि भाई साहब
हमें लगता है कि इनका अर्थ पता नहीं क्या है ना, या अर्थ का अनर्थ हो सकता है कि अगर हमें सही चीज़ें हमें पता ना हो तो उनको समझेंगे। एक और चीज़ हम इसमें जानेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं ऑफन मिस स्पेल्ड, मतलब अक्सर हमें लिखते समय हमें गलतियां हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को भी हम जान लेंगे, है ना। भ्रमित करने वाले और गलत लिख जाने वाले उन शब्दों को समझते हैं। देखिए, तो पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी कि वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड। वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड मतलब ऐसे शब्द जो प्रायः कंफ्यूज करते हैं उनको समझते हैं। अक्सर भ्रमित करने वाले शब्द, देखिएगा ऐसे शब्द, कैसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ, है ना, जिनका क्या आपने कहा सर अर्थ या फिर सर उच्चारण, सुनते जाना, समान या फिर मिलता जुलता हो, है ना, या तो अर्थ समान हो, है ना, उच्चारण अलग हो, या फिर उच्चारण क्या है आपने कहा भैया उच्चारण जो है वो एक सा हो लेकिन अर्थ उनका अलग अलग हो, है ना। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या है आपने कहा कि भैया लोग उन्हें गलत तरीके से उनका इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। अब जाने अनजाने में हो जाती हैं, इंसान है, गलतियां तो हो ही जाएंगी, बताओ, है ना, इंसान है, गलतियां होना स्वाभाविक है मेरे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी के साथ जुड़ जाना, हम आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे, 3 साल काम आएंगे, ठीक है, हर सेमेस्टर में आएंगे, है ना, चाहे लिखित एग्जाम हो चाहे आपका OMR बेस्ड एग्जाम हो, सब में काम आएंगे। तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो यार, टेंशन फ्री हो जाओ अपनी बीकॉम से, है ना। चलेंगे, देखिएगा एग्जाम्पल के साथ समझिएगा कि भैया एक्सेप्ट यानी कि सर स्वीकार करना। 2 शब्द हमने लिए हैं सर, एक एक्सेप्ट लिया है सर, एक लिया है हमने ये भी एक्सेप्ट। अब दोनों का जो उच्चारण है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सर सेम ही है ना। अब ये भी भाई साहब एक्सेप्ट है और ये भी क्या है आपने कहा सर एक्सेप्ट है ना। अब इसका अर्थ होता है सर स्वीकार करना, सुनना बात, और इसका अर्थ होता है सर छोड़कर जाना, को छोड़कर, होता कि नहीं। अब है तो दोनों ही एक, है क्या है तो दोनों ही, बोलने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब यहां पे समझिएगा देखिएगा, एवरीवन एक्सेप्टेड द ऑफर, मतलब सभी ने जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया है ना। तो अब यहां पे जो एक्सेप्ट है वो स्वीकार के लिए आया है, लेकिन यहां पे देखेंगे एवरीवन केम एक्सेप्ट राम, मतलब राम को छोड़कर, राम जी को छोड़ करके सभी जो है वो आ गए, है ना, सभी पहुंच गए, सभी आए हैं। तो एक्सेप्ट है, इसका मतलब है सर को छोड़कर, समझ गए बात कि नहीं समझे, है ना। राम को छोड़कर सभी जो है वो पहुंच गए हैं, सभी आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर समझते हैं कि जो वर्ड ऑफन मिस स्पेल्ड यानी कि अक्सर गलत वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं उनको जरा समझ लेते हैं। अब देखिए देखिएगा, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्दों की हम बात करें जिन्हें लिखते समय अक्सर स्पेलिंग गलत हो जाती है ना, अक्सर स्पेलिंग गलत हो जाती है। अब आप कहेंगे कैसे हो जाती है, जैसे मैंने बोला सर सेपरेट, यहां पे समझिएगा, देखिए मैंने लिखा यहां पे सेपरेट, आप बताओ ये सेपरेट लिखा, दूसरा मैंने लिखा सर ये सेपरेट लिख दिया, और तीसरे की बात करूंगा सर मैंने लिखा सर, है ना, ये भी मैंने सेपरेट लिखा, और नेक्स्ट की बात करूंगा सर मैंने ये भी सेपरेट लिखा, है ना, तो ये भी सेपरेट लिखा। तो कई बार कैसा होता है कि लिखते समय हम, ये वैसे सही है, सही कौन है आपका, ये सही है, बाकी ये सारे क्या है, ये तीनों गलत है ना, ये तीनों गलत है, लेकिन लिखते टाइम हो सकता है ऐसा लिख दे, ऐसा लिख जाए, ऐसा लिख जाए, ऐसा लिख जाए। तो ये सब क्या है, लिखते टाइम स्पेलिंग में ही तो गलती हो रही है ना। यहाँ पे ए होता है तो यहाँ पे भैया हो सकता है गलती से ई लग जाए, यहाँ पे ई है तो यहाँ ए लग जाए, इस तरह से, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आ रहा हो, भाई की गारंटी है ना, 100% समझाने की गारंटी है। आप क्या लगाए, मतलब कि ये पढ़ा रहे वो बड़ा चैनल वो छोटा चैनल, अरे कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरे भाई, है ना। चीज़ों को जो अच्छे से समझा दे, चाहे उसके कम सब्सक्राइबर हो चाहे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, है ना। और मैं कहूँगा सब्सक्राइबर क्या यार, परिवार हो आप सब, है ना। सब्सक्राइबर मैं कहूँ चाहे 10 हो चाहे 10,000 हो, कोई मतलब नहीं है ना। चीज़ों को मतलब है कि आपके माइंड में कितना नॉलेज हम फीड कर पा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल से एक और समझेंगे यहाँ पे कि जैसे मैंने लिखा है सर रिसीव। अब रिसीव में जो है आई की जगह ई होती है सर, है ना। आई जो है सर यहाँ होती है, ई जो यहाँ होती है, तो इन दोनों को क्या है ना, स्थान बदल गया है, तो इसलिए ये गलत है ना। स्पेलिंग सही ये होती है, तो इसको कहते हैं सर प्राप्त करना। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आ रहा होगा यार समझ में, ऐसा हो नहीं सकता कि ना आ रहा हो। देखेंगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सेपरेट, अब देखो यहाँ पे ई लिखा है ना, तो ये गलत है। इस तरह से ये जो लिखा है मैंने सेपरेट, ये सही है। नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, क्यों लिखी है, यही तो बताना चाह रहे हैं हम आपको कि भाई गलती जल्दी में हो सकता है कि इस तरह की स्पेलिंग लिख जाए, लेकिन इसका अब देखो यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे जबकि आई होता कि नहीं होता, तो ये चीज़ें होती हैं। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब याद रखने वाली चीज़ में थोड़ा सा हम एक चीज़ याद रखेंगे, समझेंगे कि जो कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूज्ड कौन से वर्ड जो है वो हमें प्राय कंफ्यूज करते हैं। ऐसे शब्द कंफ्यूज करते हैं
जिनका जो अर्थ है और प्रयोग है वो मेरे भाई भ्रम में डालता हो, है ना, वो चीज़ें जो है मेरे भाई भ्रम में डालती हूँ, उनकी बात कर रहे हैं। मिस स्पेल्ड क्या होता है, ऐसी होती हैं जो जिनकी स्पेलिंग में भाई साहब गलती अक्सर हो जाती है। समझ गए बात के नहीं? अब हम ये नहीं समझा रहे कि कौन कौन से शब्द होते हैं, बस हमारा समझाने का मतलब ये है कि मिस स्पेल्ड, सीधा आप शब्दों से आपको पता चल रहा होगा कि मिस स्पेल्ड का अर्थ होता है कि भाई स्पेलिंग में गलती। ठीक, नेक्स्ट आपका रहेगा 4 नंबर का टॉपिक है कि भैया कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी की जो सामान्य त्रुटियां हैं उनको जरा हम समझ लेते हैं। तो देखिए होता क्या है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में भाई साहब हो सकता है ग्रामर से रिलेटेड गलती हो जाए, है ना, या फिर हो सकता है स्पेलिंग से रिलेटेड गलती हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो सेंटेंस है वही पूरा उलट पुलट हो जाए। अगर ये सभी चीज़ें होती हैं तो उनको अंग्रेजी में जो होने वाली त्रुटियां हैं उनको कहा जाता है ना, चाहे बर्तनी हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, है ना, वाक्य संरचना की बात करें तो ये जो गलतियां हैं वो कॉमन एरर्स इनको कहा जाता है। समझ गए कॉमन एरर क्या होती है? अब जरा एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मैंने लिखी है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही गो टू ऑफिस एवरी डे। अब आप कहेंगे सर कि जो ही है उसके साथ भाई साहब जो मेन वर्ब है उसमें एस ए ई एस आता है ना, V1 में एस ए ई एस आता है और यहाँ सिंपल सा गो लिखा है। तो यहाँ सिंपल सा क्या होगा, आपने कहा सर ही गोज टू ऑफिस एवरी डे होगा। मतलब मैं आपको सेंटेंस नहीं समझा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरा समझाने का मतलब सीधा है कि भाई साहब जो कॉमन एरर क्या क्या होती है, मतलब किस तरह की जो गलतियां हैं वो प्राय अक्सर सेंटेंस में या बोलते समय हो सकती हैं, उनकी मैंने बात की है। अब किसी ने बोल दिया, जैसे किसी ने बोला सी डू नॉट नो, सी डू नॉट नो, है ना। अब हो सकता है सामने वाला समझ जाए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ये गलती है ना, ये क्या है, गलती है। इसको डू की जगह आपको डज बोलना ही पड़ेगा, सी डज नॉट नो, है ना, सी डजंट नो, इस तरह से। एक और मैंने लिखा है, एक दो और लिखे हैं, उसको जरा देख लीजिएगा। देखिए मैंने लिखा है कि आई एम एग्री विथ यू। अब ये बात थोड़ी ना हुई, एग्री के साथ एम इनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, आई एग्री विद यू, है ना। नेक्स्ट है जैसे डिस्कस अबाउट द मैटर। अब डिस्कस मैटर के बारे में, डिस्कस क्या मतलब, है ना, मैटर खुद एक बारे में है, सब कुछ है, तो सीधा आएगा कि डिस्कस द मैटर। क्या आएगा, डिस्कस द मैटर। उम्मीद करेंगे कि आप ये सब चीज़ें समझते हुए चल रहे होंगे। देखेंगे जरा याद रखने वाली इस चीज़ में थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं ताकि और एकदम क्लियर हो जाएगा, परफेक्ट। देखिए जो कॉमन एरर होती हैं वो क्या होती हैं भाई साहब, जो ग्रामर है ना, सुनते जाना, ग्रामर है, ग्रामर हो सकता है कि ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो, है ना। जैसे अभी देख रहे थे कि हम डू या डज वाली, तो ये क्या है, ग्रामेटिकल है। मैंने बोला सी डू नॉट नो, मैंने बोला सी डजंट नो, तो इनमें डू या डज जो मैंने लगाई है ना, तो उस हिसाब से। स्पेलिंग वाली की बात करें अगर सर हम, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, जैसे मैंने सेपरेट लिखा था, रिसीव लिखा था, है ना, एक्यूरेट है, बहुत सारे शब्द हैं, सेंटेंस है, अब इसी में एक ई की जगह ए लिख दो, है ना, धोखे से कुछ भी हो जाए। तो ये होने वाली जो सामान्य गलतियां हैं इनको सर हम कॉमन एरर कहते हैं, सामान्य गलतियां कहते हैं। अब बताओ समझ में आई चीजें कि नहीं आई, है ना। चलेंगे, देखिए मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, ओरल प्रेजेंटेशन क्या है। देखिए ओरल प्रेजेंटेशन की बात बताएं कि मौखिक रूप से कोई भी दिशा निर्देश दिया जाए, समझाया जाए, बोला जाए, है ना, बिना लिखित रूप के, तो इसको कहते हैं सर ओरल, है ना। क्या कहते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन, मौखिक प्रस्तुतिकरण। जब किसी विषय या फिर जो जानकारी को लोगों के सामने बोल करके, ध्यान रखना सामने बोलना है, सामने बोल करके मेरे भाई आपने का व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो उसको ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक प्रस्तुतिकरण कहते हैं। समझ गए। चलेंगे एग्जाम्पल से और समझ लो, है ना, ठीक है। बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे भी होंगे जिनको अपने नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, तो नोट्स की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एग्जांपल बता रहे हैं उसके बाद नोट्स का भी हम पूरा सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। देखिए मैनेजर क्या है, प्रबंधक अपनी टीम के सामने जो नए प्रोडक्ट हैं उसकी जानकारी, भाई साहब उस उत्पाद की सेल्स स्ट्रेटजी, बिक्री रणनीति जो है वो समझाता है। ये आपने कहा कि भैया ये सब जो चीज़ें बताई जा रही हैं मौखिक रूप से बताई जा रही, यही तो ओरल प्रेजेंटेशन है ना, यही ओरल प्रेजेंटेशन है सर। चलेंगे इंपोर्टेंस के बारे में समझेंगे, उससे पहले हम आपको नोट्स की, जो बहुत सारे लोग भाई बहन कहते हैं कि सर नोट्स की प्रॉब्लम हो रही है, हम अपने नोट्स नहीं बना पा रहे, तो हम भी आपको अपने नोट्स देते हैं, है ना, ठीक है, नोट्स अपने देते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बेचते हैं नोट्स, भैया नोट्स बेचना, देखिए मैंने क्या किया कि जो चीज़ें हैं बहुत मेहनत से बनाई हैं, है ना, बहुत मेहनत लगती है भैया चीज़ों को बनाने में। भाई साहब टाइपिस्ट जो है वो भी 3-4 हज़ार रुपये ले लेता है ये सब चीज़ें टाइप कराने के, ठीक है, 100% गारंटी के साथ, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। देखिए 100% गारंटी के साथ जो चीज़ें हैं हम आपको देते हैं। भाई साहब जैसे जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, इन दोनों टाइप के फॉर्मेट में हमारे सारे नोट्स हैं, पहली बात। दूसरी बात हम आपको बताएं, इनकी विशेषता एक और ये भी है
कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड। भाई साहब अन्य वाली चीज़ें हमने नहीं रखी हैं। एक बच्चा जो हमें फ़ोन करके कह रहा था कल की सर आप चैप्टर वाइज क्यों नहीं देते। देखिए यूनिट के अंदर ही तो चैप्टर होते हैं और हम अनवांटेड चैप्टर्स हम नहीं रखते हैं, जो अनावश्यक चीज़ है उनको हम नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते हैं कि भाई क्या ही फायदा है यार सारी चीज़ों को ऐसे रखने का, है ना। जो ज़रूरत का है, जो काम का है, उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आसान भाषा, है ना, देसी उदाहरण, विदेशी उदाहरण। कहने का मतलब है ना, इस तरह से समझाते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपके माइंड में वो बात फिट हो जाए, है ना, एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाए, है ना। सारी हेडिंग सब कुछ सबको हम बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के साथ चीज़ों को बनाया है ना। जो NAP के हिसाब से जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से भैया सभी यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना, सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे सर 199 में, ठीक है। और वीडियो लेक्चर के साथ चाहिए तो 399, बाकी 249 में आपको मिल जाएंगे, है ना, केवल वीडियो लेक्चर वाले। तो भाई साहब दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 92 36 32 63 96 नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलेंगे क्लास की तरफ अब बढ़ रहे हैं। बाकी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें बता दिया कीजिए, या फिर अपने बना सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने बना लीजिए, है ना। आप अपने बना लें तो वो भी बहुत बढ़िया रहेंगे। चलेंगे एक इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, महत्व की बात करते हैं। तो इसमें रहेगा कि भैया जो आपके आइडिया हैं, जो आपके विचार हैं भाई साहब, वो स्पष्ट रूप से बताने में जो है वो मदद मिलती है। समझ गए कि नहीं। आपके जो थॉट्स हैं, है ना, दूसरों तक पहुंचाने तो स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट की बात करेंगे सर ऑडियंस, यानी कि जो श्रोता हैं, श्रोताओं का ध्यान आकर्षित ये चीज़ें करती हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल करेंगे। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास भी यहाँ से बढ़ता है, जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही सर, है ना। और नेक्स्ट की बात करेंगे बिजनेस डिसीजन, यानी कि व्यवसायिक जो निर्णय है उसको समझने में उपयोगी ये चीज़ें रहती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ओरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि भाई बात जो है सीधी क्लियर स्पष्ट रूप से बताई जाती है, कोई घुमाने फिराने वाली बात इसमें भी नहीं होती। क्योंकि पूरी बिजनेस लैंग्वेज में ही ऐसा ही नहीं है कि हम घुमाने फिराने वाली बात करें, बात को पॉइंट टू पॉइंट से पकड़ के रखना पड़ेगा, है ना, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट रहेगा सर इसमें कंसाइज, मतलब संक्षिप्त, है ना, विस्तार से कोई चीज़ बताने की बजाय, है ना, उस चीज़ को समेटा जाता है ना, उस चीज़ को समेटा जाता है कि भाई बहुत आराम के साथ चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से। ऑडियंस फोकस्ड, जो चीज़ें जिस व्यक्ति के को बतानी है उसके हिसाब से वो बात रहनी चाहिए। जैसे अगर हम एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, है ना, जो मैनेजर है वो अगर मैं बात करूंगा कि जो वहाँ का CEO है ना, इस तरह से देखेंगे। अगर कंपनी का CEO है तो वो एम्प्लॉय से वर्कर से बात करेगा तो उस हिसाब से करेगा, है ना, जो कौन सी बात एम्प्लॉय से करनी है, कौन सी बात मैनेजर से करनी है, कौन सी बात किससे करनी है, वो सबका आइडिया माफी चाहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्फिडेंट डिलीवरी, यानी कि आत्मविश्वास प्रस्तुतिकरण की यहाँ पे बात होगी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पे जरा हम समझ लेते हैं कि जो आपका प्रेजेंटेशन प्लान है वो क्या है। पावर पॉइंट, विजुअल जो एड्स हैं, है ना, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में हम समझ लेते हैं। देखिए पहली आपकी हेडिंग रहेगी प्रेजेंटेशन प्लान, यानी कि प्रस्तुतिकरण योजना। अच्छा, प्रेजेंटेशन प्लान क्या है, प्रस्तुतिकरण योजना क्या है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो भाई साहब आप अगर अपनी कोई भी बात दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात सुनना, बात दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो हमारे माइंड में एक बात फीड होनी चाहिए कि हमें सामने वाले को क्या बताना है, क्या समझाना है ना, क्या बताना है, क्या समझाना है और किसको बताना है। और एक और बात होती है सर कितने समय में बताना है। तो इन सबके पूर्व आप एक क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, है ना, एक योजना बनाते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, तो उसी को कहते हैं सर प्लान, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं माफी चाहेंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक प्रेजेंटेशन बनाकर लाता हूं कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है ना, और किनको पढ़ाना है, सर बीकॉम को पढ़ाना है। सिंपल सी बात है। कितने समय पूर्ण करना है, तो इस क्लास को भैया 1 घंटे से कम टाइम में पूरी करना है। तो इस हिसाब की चीजें हैं, ठीक है। अब भाई एक क्लास में जब एक ही यूनिट कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार, है ना। बहुत लोग होते हैं जो वीडियो पर क्लिक तो कर देते हैं, है ना, वीडियो पर क्लिक करना आसान है लेकिन उस वीडियो को पूरा करना भाई साहब कठिन है ना। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि हमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस चीज़ को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। अच्छा लग रहा हो तभी कंप्लीट कीजिएगा, अच्छा ना लग रहा हो तो मैं कहूँगा कि अभी छोड़ के चले जाइए, है ना। विश्वास के साथ कहता हूँ आपसे इस बात को, भैया एक एक बात आपके माइंड में समझाने का हुनर रखता हूँ, ऐसे नहीं छाती ठोकता हूँ कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट है। देखिएगा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले, है ना, जो टॉपिक है या फिर जो विषय है वो आपको अपने प्रेजेंटेशन में, प्लानिंग में आपको डालने पड़ेंगे, है ना। कौन सी ऑडियंस है, श्रोता क्या है, क्या बात आपके श्रोता को बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना, क्या उद्देश्य है आपकी बात का। पहली चीज उद्देश्य क्या है। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ बीकॉम,
है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो मेरा सीधा उद्देश्य है कि आपको परीक्षा में पास कराना, पास नहीं कराना सर, टॉप कराना, है ना। अरे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं सर किस यूनिवर्सिटी के लिए, हम तो यही जवाब देते देते भैया थक गए। हम क्या करते हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन, कोई हाइड एंड सीक का गेम ही नहीं है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो आपको ओवरव्यू देते हैं ना, अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच कर लो, पहली बात। दूसरी बात, भाई साहब बहुत सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम है, मैंने देख लिया है ना, सब सेम है। और जैसे BU झांसी है, या बात करें CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर है, या फिर MGK VP है, DDU है ना, बहुत तमाम तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बहुत जो है यूनिवर्सिटी है, वो तो पूरा सेम है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का लगभग 100% ही सेम है भैया। और बाकी जिनका सेम नहीं है, थोड़ा बहुत जिनमें डिफरेंस है, तो उनका 95% प्लस सेम है। तो इसलिए तभी मैं कहता हूं कि आप देख लो, परेशान मत हो, आप सबके लिए 95% भी 100 ही माना जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बचेगा नहीं कोई भी टॉपिक, है ना। देखेंगे अब यहाँ पे देखते हैं सर कि जो आपके बिंदु हैं, आपको जो पॉइंट्स है वो आपको तय करने होते हैं उद्देश्य के साथ साथ। उद्देश्य आपने बना लिया, आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया कि हमें क्या बताना है, किसको बताना है ना। ऑडियंस आपको समझ में आ गई, आपके मेन पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, उद्देश्य आपका क्लियर हो गया, है ना। तो प्रेजेंटेशन प्लान उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं सर, प्रेजेंटेशन प्लान कहते हैं। अब जरा एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि जो है बात बताना क्या है ना, क्या हमें बताना क्या है। सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें बताना क्या है, क्या बताना है, किसे बताना है। सुनना बात, क्या बताना है, किसे बताना है, और कितने समय में बताना है। इन तीनों चीजों को ध्यान रखेंगे, है ना। पहली बात क्या बताना है, दूसरी चीज किसे बताना है ना, तो ये होगी ऑडियंस वाली बात। क्या बताना है, ये हो गई आपका सब्जेक्ट वाली बात, और ये बात करेंगे कितने समय में बताना है ना। तो ये सारे पॉइंट्स वाइज सब आपको उसी हिसाब से समराइज करने पड़ेंगे, ठीक है। बताओ चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, या ऐसे ही हम समझाए जा रहे हैं, है ना। अगर पूरे YouTube पर सच में दमदार क्लास लग रही हो ना, और मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत जबरदस्त लग रहा हो, तो एक बार क्लास में लिखेंगे जरूर, फिर बेईमानी है अगर आपने नहीं लिखा, है ना। एक बार लिखेंगे जरूर कि पूरी YouTube पर सबसे दमदार क्लास है ना। लिखेंगे जरूर एक बार कि पूरी YouTube पर सबसे दमदार क्लास है, और तमाचा है उनके मुंह पर, है ना, जो लोग कहते हैं कि भाई फ्री में अच्छा कंटेंट नहीं दिया जा सकता। कंटेंट दमदार है, समझाने का तरीका बेहतरीन। देखेंगे देखिएगा, पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उनको समझते हैं, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को समझते हैं। जानकारी को स्लाइड के माध्यम से समझना बात। अब जानकारी को स्लाइड बाय स्लाइड, जैसे मैं आपके लिए ला रहा हूं तो स्लाइड बाय स्लाइड चीजें हैं, तो जानकारी को स्लाइड के हिसाब से, स्लाइड के माध्यम से सुव्यवस्थित करना और आकर्षक तरीके से उनको प्रस्तुत करना। इसको PPT बना करके चीजों को बताया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सर एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए सेल्स जो रिपोर्ट है उनको 5 स्लाइड में जैसे बनाया, चार्ट में बनाया, और उनको मुख्य जो उनके आंकड़े हैं, ग्राफ्स हैं, उनके साथ आपको यहाँ पे हमने समझाया कि भाई जो सेल रिपोर्ट है पहले बढ़ी, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, है ना। इस हिसाब से जो भी है ना, या फिर जो भी जिस हिसाब से जो ग्राफ वगैरह है वो शो होते हैं, तो वो सब चीज़ें बताने में, दिखाने में बड़ी आसानी होती है ना, ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आता है जो समझ रहा होगा। विजुअल एड्स की बात करेंगे। दृश्य सहायक सामग्री क्या है, यानी कि प्रेजेंटेशन जो है सर समझाने के लिए, है ना, समझाने के लिए जो पिक्चर, भाई साहब चित्र है, चार्ट है ना, ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, है ना, आदि, इन सब का प्रयोग मेरे भाई किया जा सकता है आसानी के साथ। बहुत बढ़िया। और इन सब को ही अगर इन सब का प्रयोग करते हैं तो हम कहेंगे कि भैया विजुअल एड्स के साथ हम चीजें कर रहे हैं। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। देखिए भाई, सेल बढ़ाने के लिए, सेल यानी कि जो बिक्री है ना, जो बिक्री है भाई साहब, उस बिक्री को बढ़ाने के लिए ग्राफ द्वारा, है ना, बढ़ाने को दिखाने के लिए ग्राफ के द्वारा जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं, है कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह से बढ़ रही है ना, किस तरह से जो चीज़ें बढ़ रही, इस हिसाब से, है ना, ऐसे दिखाया जाता है ग्राफ वगैरह में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे मतलब बढ़ाने का, है ना, या जो घट रहा है उसको घटाने के लिए, दिखाने के लिए, है ना, पहले ऐसे ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे 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 डाउन होते गई, है ना, तो सब चीज़ें दिखाई जाती है। तो याद रखने वाली चीज़ों में सीधा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो प्लान की बात करें, अगर जो मेरा प्रेजेंटेशन प्लान है उसको देखें तो पहले की जो तैयारी है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ें हैं, उसको कहते हैं प्लान। पावर पॉइंट की देखें तो सर स्लाइड में जो प्रस्तुतिकरण है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आपने कहा सर स्लाइड में प्रस्तुतिकरण को PPT के वेस्ट
तरीके से जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, लोगों को समझाई जाती हैं। अच्छा, विजुअल एड्स यानी कि देखकर समझाने वाली जो सामग्री है, जिनको हम आंकड़े, चार्ट, चित्र, है ना, ग्राफ्स वगैरह, इनकी बात कर रहे थे। ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो फिर बेईमानी है ना। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दो और दोस्तों को भेज देना यार। आप अगर किसी की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे, ठीक है। 3 साल हम आपके काम आएंगे, परेशान मत होना। राइटिंग स्किल की बात करें, लेखन कौशल की बात करें, क्या होता है लेखन कौशल? लेखन कौशल से आप समझ रहे होंगे लेखन का कौशल, लिखने का कौशल। कौशल क्या होता है? कौशल होता है सर आपके अंदर जो क्वालिटी है सर, है ना, कि मैं भाई लिख सकता हूं बहुत बेहतरीन। अब बहुत बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि सुंदर लेख की बात कर रहा हूं केवल, उसमें सुंदर लेख एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन लेखन का मतलब है कि आपके पास ऐसा गुण होना चाहिए कि लोग जो पढ़ें ना, समझें, है ना, उस चीज़ को, तो वो कहें भाई क्या बात है ना, बिल्कुल स्पष्ट क्या चीज़ लिखी है। देखिएगा, बिजनेस मैसेज यानी कि जो व्यवसायिक संदेश है, उसको लिखने से पहले उसके मेरे भाई पर्पस यानी कि जो उसका उद्देश्य है कि हम कोई बात क्यों लिख रहे हैं, कोई मैसेज क्यों लिख रहे हैं, उसका उद्देश्य, उसकी जो ऑडियंस है यानी कि जो पाठक है ना, जिसको हम भेज रहे हैं अपना मैसेज, उसको ध्यान में रखेंगे, उसको समझेंगे, है ना। और कंटेंट, भैया सामग्री क्या है, उसकी योजना बनाएंगे आप, है ना, कि जो हम अपना संदेश लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, क्या उद्देश्य है उसका, और किसको हम पहुंचाना चाह रहे हैं। ऑडियंस क्या होती है? पाठक होता है, मतलब जो पढ़ने वाला मैसेज हम किसको भेजना चाह रहे हैं, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है सर कंटेंट, क्या सामग्री है उसमें, क्या हमने लिखा है, वो चीज़ हमें सब चीज़ें समझ करके उसकी योजना हम जो बनाते हैं उसको सर प्लानिंग कहते हैं। इसके बाद जो चीज़ें होती हैं, उसके बाद वाली चीज़ों को जरा देखते हैं। देखिए, रीराइटिंग यानी कि पुनर्लेखन, संदेश को बेहतर बनाने के लिए, समझना बात, बेहतर बनाने के लिए दोबारा लिखना, इसको कहते हैं सर रीराइटिंग। एक बार लिख लिया, है ना, फिर हमने देखा कि इसमें कोई दिक्कत है ना, उसको दोबारा से हमने समझा फिर लिखा, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं रीराइटिंग, सीधा दोबारा से लिखना, सीधा। दूसरा है सर एडिटिंग, संपादन। हमने लिखा, फिर हमने देखा कि भाई संदेश तो सही लिखा है, लेकिन हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हैं, है ना, वो ग्रामेटिकल गलती है, सेंटेंस उलट पुलट हो गया है ना, कोई दिक्कत है, भाषा संबंधी कोई दिक्कत है, तो उनको सुधारना, तो उसको कहते हैं सर एडिटिंग। तीसरे की बात करेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट। अच्छा, हमने कोई मैसेज भेजा है किसी को, दूसरे को भेजने से पहले, ऐसा समझना, भेजने से पहले अपने ही ड्राफ्ट में सुरक्षित उसको कर लिया, सेव कर लिया। अब हमने ये देखा कि हम ये जो मैसेज दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसको पहले एक अच्छे से प्रारूप बना लिया, समझ लिया उसका, तो उसको कहते हैं सर फर्स्ट ड्राफ्ट, है ना, मतलब संदेश का पहला तैयार किया गया जो रूप होता है उसको फर्स्ट ड्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट इसमें रहता है सर फाइनल ड्राफ्ट। अब फाइनल ड्राफ्ट क्या है, इसको कहते हैं सर अंतिम रूप। अब अंतिम रूप क्या है? अंतिम रूप वो होता है कि जब सुधार करने के बाद और एडिटिंग के बाद जो अंतिम रूप तैयार किया जाता है मैसेज को, कि अब ये जो मैसेज है वो भेजने के लायक है, तो इसको कहते हैं सर फाइनल ड्राफ्ट कहते हैं सर। इसको समझ गए? समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो एग्जाम्पल से समझ लो। देखिए, मैनेजर क्या करता है, पहले सेल टीम को, है ना, पहले सेल्स टीम को भेजे जाने वाले मैसेज को, है ना, फर्स्ट ड्राफ्ट में बनाता है, फर्स्ट ड्राफ्ट में वो बना लेता है। बाद में फर्स्ट ड्राफ्ट में बनाने के बाद वो क्या करता है, भाई साहब उसकी गलतियां ढूंढता है, वो देखता है कि भाई कहीं गलती तो नहीं रह गई। वो देखता है कहीं गलती तो नहीं रहेगी, अब गलती रहेगी तो उसको सुधारेगा, है ना। तो भाषा को मेरे भाई स्पष्ट करता है, तो इसको फिर बाद में कहेगा कि भाई अब संदेश पूरा परफेक्ट तैयार है, अब फाइनल ड्राफ्ट में, ठीक है, वो चीज़ें कर देता है। चलेंगे, बहुत बढ़िया। याद रखने वाली चीज़ में हम जरा समझ लेते हैं कि प्लानिंग, बस एक चीज़ और बची है, लास्ट वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम मेरे भाई मैं समझता हूँ कि जरूर लग गया, लेकिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। सारी चीज़ों को जब हम कराते हैं 100%, भाई कहते हैं कि 100% गारंटी, तो 100% गारंटी कब होगी? जब चीज़ों को कंप्लीट पढ़ाएंगे। देखिए, बहुत लोग कहते हैं सर यूनिट वाइज मत पढ़ाया करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। देखिए, अगर मैं कहूँगा कि अगर सामने वाले को तैयार करना है ना, तो आपको सारी चीज़ें, देखिए ABCD अगर आपको नहीं आती है तो आप सेंटेंस नाम बनाना कैसे आप सीख जाएंगे बताओ? तो पहले मैं आपको पढ़ाता हूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा रिवीजन के लिए। अरे पूरा तैयार करके भेजेंगे यार एग्जाम में, काहे परेशान हो रहे भैया, है ना, परेशान मत होइए। प्लानिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट ड्राफ्ट, नेक्स्ट आपका रहेगा सर रीराइटिंग। प्लानिंग में पहली चीज फर्स्ट ड्राफ्ट, दूसरी चीज रीराइटिंग, दोबारा से लिखा, एडिटिंग की, और बाद में क्या बना अपने का सर फाइनल ड्राफ्ट बन गया, फाइनल तैयार हो गया मैसेज, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय यार जरूर लिखेंगे, और एक बार बताते जरूर चलो यार कि सच में पूरी यूट्यूब पे दमदार क्लास है ना, दिल खुश हो जाएगा कसम से आप अगर ये लिख देंगे तो। नेक्स्ट बात करेंगे ऑफिस करस्पॉन्डेंस, यानी कि जो कार्यालयी पत्राचार है उसको जरा समझ लेते हैं। अब कार्यालयी पत्राचार क्या होता है?
कार्यालय पत्राचार होता है सर कार्यालय में जो मैसेज वगैरह भेजे जाते हैं उन सब की बात कर रहे हैं। देखिए ऑफिस करस्पॉन्डेंस यानी कि जो कार्यालय पत्राचार है उसका अर्थ होता है कि कार्यालय में सर ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है ना यानी कि जो आधिकारिक संचार है, कहने का मतलब कि एक जो विभाग है दूसरे विभाग से बात करनी है ना, कुछ मैसेज पहुंचाना है, तो उसको सर क्या कहते हैं, आपने कहा सर उसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं या फिर मेरे भाई हम बात करें सर संदेश होते हैं, वो इसी वाले फॉर्मेट में होते हैं, है ना। अब बात करेंगे सर ऑफिशियल लेटर की, क्या होते हैं आधिकारिक पत्र, उनको जरा समझ लेते हैं। देखिए किसी कार्यालय अधिकारी द्वारा किसी दूसरे कार्यालय, है ना, हो सकता है दूसरे कार्यालय में जाए, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, है ना, एक विभाग से दूसरे विभाग में, या फिर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी में, या संस्था को औपचारिक रूप से, है ना। अब ये पत्र औपचारिक ही होते हैं, औपचारिक रूप से जो पत्र लिखे जाते हैं उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। एग्जाम्पल से समझिएगा कि जैसे किसी सरकारी कार्यालय द्वारा, सुनना बात, सरकारी कार्यालय द्वारा दूसरे विभाग को, है ना, दूसरे विभाग को क्या किया गया, आपने कहा सूचना देने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी तो जो पत्र भेजा है उसको औपचारिक पत्र कह देंगे, क्या कहेंगे, औपचारिक पत्र तो कहेंगे। नेक्स्ट है आपका सेमी ऑफिशियल लेटर, है ना। अब सेमी ऑफिशियल लेटर क्या है, सेमी ऑफिशियल लेटर होता है कि ऐसा पत्र जो ऑफिशियल काम से संबंधित होता है, लेकिन इसकी जो भाषा है ना, वो सामान्य यानी कि ऑफिशियल लेटर की तुलना में कुछ व्यक्तिगत और अनौपचारिक होती है ना। भाषा व्यक्तिगत भी हो सकती है ना, इसमें सेमी में। जैसे एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी को सरकारी कार्य के लिए जो है वो व्यक्तिगत शैली में एक पत्र लिखता है कि भाई साहब देखो ऐसा ऐसा काम है आप कर दो, है ना, या फिर ऐसा ऐसा कर लीजिए, जो भी है वो अपने हिसाब से लिखता है। हो सकता है कुशल क्षेम भी पूछ ले कि आशा करता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, है ना, थोड़ा बहुत। अब ये व्यक्तिगत ही है, अब ये ऑफिशियल थोड़ी हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे सर मेमोरेंडम, है ना, या फिर मेमो की बात करेंगे, जो ज्ञापन वगैरह है, इसको समझते हैं। कार्यालय के अंदर किसी सूचना, है ना, निर्देश या फिर निर्णय को संक्षेप में कर्मचारियों या फिर मेरे भाई अधिकारियों तक पहुंचाने वाला जो ज्ञापन है ना, जो लेटर है उसको कहेंगे सर मेमो कहेंगे, है ना। जो लिखित संदेश होता है उसको मेमो कहेंगे, मेमोरेंडम कहेंगे, ज्ञापन कहेंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, समझेंगे, एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए सभी कर्मचारी, है ना, अब ये मैसेज है, सभी कर्मचारी 10 बजे तक कार्यालय में क्या हो भाई उपस्थित रहे, है ना, उपस्थित रहे। तो ये कहेंगे कि यही जो सूचना है वो ऑफिस मेमो है, क्या है, ऑफिस मेमो है। उन्होंने बोला कि अब सब जितने भी कर्मचारी हैं सब 10 बजे तक उपस्थित रहेंगे। अब हो सकता है कि ये बात रात की हो रही हो, है ना, रात की हो रही हो कि भाई कुछ भी हो, प्रोडक्शन आज ज़्यादा निकालना है, काम ज़्यादा है, तो आप रुकना पड़ेगा अब आपको। तो ये चीज़ है। अब जरा याद रखने वाली बात को हम जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल सब समझ रहे। देखिए ऑफिशियल लेटर होते हैं सर, इसको कहते हैं सर औपचारिक पत्र। क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। सेमी ऑफिशियल लेटर की बात करेंगे तो इसमें जो बात होती है भैया, ऑफिशियल काम के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत शैली होती है, जैसे एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को, मैं बताया था ना। मेमोरेंडम क्या होता है, ये होता है कि भाई ऑफिस की जो सूचना है या फिर कोई निर्देश है उसका संक्षिप्त लिखित संदेश जो है उसको मेमोरेंडम कहते हैं। समझ गए कि नहीं, तीनों में अंतर भी समझ गए होंगे, बताओ। उम्मीद करेंगे कि ये सब चीज़ें आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझी होंगी। क्लास आपकी कंप्लीट होगी। बहुत मेहनत लगती है भैया क्लास बनाने में, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर के हम चीज़ों को बनाते हैं। बताओ क्लास लगी कैसी है, पसंद आई नहीं पसंद आई, आप हमें बताना। बहुत जल्द आपकी मैराथन क्लास हम लेकर के आएंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जुड़ जाना। आपके जुड़ने से ये होगा कि जब हम अपनी वीडियो डालेंगे तो आप तक जो है वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आप नोट्स अपने बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9236726396, ठीक है। बाकी आपको प्राइस वगैरह हमने बता दिए हैं, है ना। ये लिमिटेड टाइम के लिए आपके प्राइस रहेंगे, बाद में हो सकता है इनकी कीमत कम या ज़्यादा हो जाए। अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। यार स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हो सकता है बार बार खांसी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, है ना, लेकिन आप सबने बहुत मैनेज किया है। उम्मीद करेंगे क्लास बढ़िया दमदार लगी होगी। नेक्स्ट क्लास बहुत दमदार लेकर के आएंगे। बताना जरूर एक बार कमेंट में कि आप नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे, ठीक है। राधे राधे, सीताराम, है ना। माइनर की भी क्लास जल्दी से लाएंगे, को सर्कुलर की भी लाएंगे, ठीक है, वोकेशनल की लाएंगे, सबकी लाएंगे। सीताराम, राधे राधे।